अगर मैं आपसे कहूँ कि ये दिवाली अंधेरे में बितानी पड़ सकती है, तो ये सुनकर या तो आप हंसेंगे या सोचने पर मजबूर हो जाएंगे। लेकिन ना तो ये वक्त हंसने का है और ना सोचने का। सरकार के मुताबिक हमारे देश में सिर्फ 2 से 4 दिनों के लिए कोल रिजर्व्स बाकी हैं। इसका मतलब ये है कि जगह जगह पर पावर कट्स होने के चांस बढ़ चुके हैं और कुछ राज्यों में अंधेरों का राज शुरू होने वाला है। और ये क्राइसिस सिर्फ इंडिया में नहीं है, ये चाइना एंड यूरोप जैसे बड़े मुल्कों में भी है। आज हम बात करेंगे कोल क्राइसिस की, इससे जुड़े कॉन्स्पिरेसी थ्योरी की और इसके सल्यूशन की। वीडियो एंड तक ज़रूर देखें और पसंद आने पर कमेंट एंड लाइक ज़रूर करें। ऊपर बने बेल आइकन को दबाना ना भूलें। इंडिया की 52% इलेक्ट्रिसिटी कोल के थ्रू प्रोड्यूस होती है और हमारा देश 4th लार्जेस्ट कोल प्रोड्यूसिंग नेशन में आता है, क्योंकि पॉपुलेशन के हिसाब से हमारे यहाँ डिमांड ज़्यादा हैं। हैरानी की बात यह है कि 4th लार्जेस्ट प्रोड्यूसर होने के बावजूद हमें कुछ कोल इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया एंड अफ्रीकन नेशन से भी इंपोर्ट करना पड़ता है। भारत में 135 थर्मल पावर स्टेशन हैं, जिसमें 70 के आसपास कोयले से रन करती हैं और इन 70 प्लांट्स में कोल का स्टॉक 15 से 30 दिनों के लिए रखने की जगह होती है। और इन्हीं प्लांट से ये खबर आ रही है कि यहाँ पर बस 2-4 दिनों के अंदर बचा हुआ कोल ख़त्म हो जाएगा। और अगर कोल ख़त्म हो गया तो बिजली बनना बंद हो जाएगी और इसका असर पूरे देश पे पड़ेगा। आखिर ये क्राइसिस क्यों आई? इसके कुछ बेसिक रीजंस भी हैं और इसके साथ जुड़ी है एक कॉन्स्पिरेसी थ्योरी भी, जो कई जानकारों ने सामने रखी है। सबसे पहले बात करेंगे बेसिक रीजंस के। राइजिंग ऑफ कोल प्राइस। पेट्रोल की तरह कोल की कीमतें अचानक से बढ़ गई हैं। इंडोनेशिया को कोल प्रोडक्शन में बेंचमार्क जाना जाता है और यहाँ पर कोल के प्राइसेस पहले $45 थे, जो कि बढ़कर $125 हो चुके हैं। क्यों? चाइना की वजह से? जी हाँ, चाइना की वजह से। पर कैसे? चाइना में हज़ारों की तादाद में फैक्ट्रीज़ हैं। पूरे चाइना की इकोनॉमी मोस्टली इंडस्ट्रीज़ एंड फैक्ट्रीज़ पर डिपेंड है। आज का ऐसा कौन सा प्रोडक्ट नहीं है जो चाइना में बनकर ना आता हो, क्योंकि वहाँ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बहुत लो है। इसलिए ज़्यादातर बड़ी कंपनियों ने अपना प्रोडक्शन हाउस चाइना में खोल रखा है। और अब कोरोना के बाद काम तेज़ी से होने की वजह से, या ये कहिए कि इकोनॉमी को रीस्टैब्लिश करने के लिए चाइना को कोल पर डिपेंड होना पड़ रहा है, ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा बिजली की प्रोडक्शन करके अपने फैक्ट्रीज़ को चला सकें। और यही वजह है कि उसने कोल की ख़रीदारी में तेज़ी कर दी है और डिमांड बढ़ने से प्रोडक्शन कंपनीज़ जो कि इंडोनेशिया में हैं, उस पर भारी असर पड़ रहा है और इंडोनेशिया ने रेट्स बढ़ा दिए हैं। उसके बाद भी चाइना किसी कीमत पर कोल ख़रीदने को रेडी है। और इधर कोल इंडिया बहुत पहले से रेट्स के कम होने का वेट कर रही है। वेट करते करते ये हाल हो गया कि रेट्स पहले से कहीं ज़्यादा बढ़ गए और कोल की क्राइसिस की नौबत आ गई। दूसरी वजह है हेवी रेन्स। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि लास्ट सितंबर से पूरे देश भर में हेवी रेनफॉल हो रही है, जिसका इम्पैक्ट माइनिंग पर पड़ रहा है और इसी वजह से डोमेस्टिक कोल प्रोडक्शन में बहुत कमी आ गई है। तीसरी वजह है राइज इन डिमांड। कोरोना के बाद से कई बंद पड़ी कंपनीज फिर से ओपन हो रही हैं और सबको अपने लॉस से निकलने के लिए अपने प्रोडक्शन पर काम करने की ज़रूरत है। कोरोना के बाद से बिजली कंजप्शन में अचानक से तेज़ी आ गई है, जो कि 18.6% ज़्यादा है पहले के मुकाबले। और इसी वजह से ज़्यादा से ज़्यादा फैक्ट्रीज़ डबल शिफ्ट में रन कर रही हैं, जिसका सीधा असर बिजली पर पड़ रहा है। सरकार के थ्रू 2.82 करोड़ नई जगहों पर बिजली प्रोवाइड की गई है और जाहिर है कि ऐसी नई जगहों पर कंज्यूमर्स भी होंगे और ज़्यादा से ज़्यादा बिजली चाहिए होगी। इसलिए राइज इन डिमांड भी एक बहुत बड़ी वजह है क्राइसिस की। तो आखिर ऐसे कौन से स्टेट्स होंगे जिन पर पावर कट का सीधा असर पड़ सकता है? पंजाब ने अक्टूबर 13 से हर रोज़ 3 घंटे की लोड शेडिंग की बात की है और राजस्थान ने कहा है कि वो रोज़ 1 घंटे लाइट कट करेगी। केरला को 15% पर डे रिडक्शन की नोटिस दी गई है और इसके साथ साथ तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, दिल्ली, बिहार एंड झारखंड जैसे स्टेट्स में भी इसका असर देखने को मिलेगा। अब हम बात करेंगे राइज इन कोल प्राइसेस इन इंडिया की और इससे जुड़े एक कॉन्स्पिरेसी थ्योरी की। कुछ जानकारों का मानना है कि इस कोल क्राइसिस की डायरेक्ट वजह अडानी है, पर कैसे? 135 में से 70 थर्मल प्लांट कोल से चलते हैं
और यहाँ पर आने वाला कोयला कोल इंडिया के थ्रू आता है, जो कि सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के बीच एक एग्रीमेंट के तहत पूरा किया जाता है। इस एग्रीमेंट के बाद कोल इंपोर्ट की हैंडलिंग लोकल एजेंट्स के थ्रू की जाती है, जिसको पे करती है स्टेट गवर्नमेंट। एजेंट्स को 7 पैसा प्रति किलो के हिसाब से पेमेंट किया जाता है। और मज़े की बात यह है कि ये सारा कोयला अडानी की कोल फैसिलिटी टर्मिनल से होकर गुजरता है। यहाँ से शुरू होती है कॉन्स्पिरेसी। सरकार के मुताबिक लोड किए हुए कोयले से 4% कोयले को वेस्टेज मान लेते हैं, जिसमें कि कोयला ख़राब होना, पानी में भीगना या चोरी होना वगैरह शामिल होता है। जबकि सच ये है 1 से 1.15% ही कोयला वेस्टेज होता है, और कभी कभी तो वो भी नहीं होता। लेकिन गवर्नमेंट 4% वेस्टेज का रिलैक्सेशन देती है। अडानी को ये 4% कोयला फ्री में मिल जाता है, और फिर ये स्टेट गवर्नमेंट को डायरेक्ट कोयला बेचना शुरू करती है, वो भी सस्ते भाव में। उस पर भी ट्रांसपोर्टेशन का चार्ज अलग से लेती है, जबकि कोल फैसिलिटी टर्मिनल उसकी खुद की है। इसी की वजह से अडानी ने दुनिया की सबसे बड़ी कोल फैसिलिटी का कंस्ट्रक्शन करवाया है, जिसका नाम वेस्ट बेसिन कोल टर्मिनल है। फ्री के मिले हुए 4% कोयले की एक्चुअल तादाद हंड्रेड्स एंड थाउजेंड टन से ज़्यादा होती है। इसी प्रोसेस की वजह से एजेंट्स का धंधा चौपट पड़ने लगा। सारे एजेंट्स अडानी के साथ मिल गए। अब इधर स्टेट गवर्नमेंट 7 पैसा प्रति किलो पे करती थी एजेंट को, वो भी 1 से 2 महीने के क्रेडिट पर, जिसकी वजह से हमेशा शिपमेंट में देरी होती थी। एजेंट अपने पुराने पैसे की मांग करते थे, और इसी बहस की वजह से कोयला अपनी जगह देर से पहुंचता था। लेकिन अडानी ने क्या किया? अडानी ने डायरेक्टली स्टेट गवर्नमेंट को 5 से 6 मंथ के क्रेडिट पर कोल सप्लाई करने लगा, और राज्य सरकारों के लिए ये बहुत खुशी की बात हो गई, और वो कोयला डायरेक्ट अडानी से खरीदने लगे। उसके बाद बढ़ते डिमांड की वजह से अडानी ने पर किलो का रेट 7 पैसा से बढ़ाकर 15 से 23 पैसा कर दिए, और ये पैसा स्टेट गवर्नमेंट को पे करना पड़ता है, और स्टेट गवर्नमेंट ये पैसे इलेक्ट्रिसिटी के ज़रिए से निकालती है। और इलेक्ट्रिसिटी बिल में बढ़ोतरी की वजह भी यही है, जो कि मेरे और आपके जेब से काटी जाती है। जानकारों ने यह भी बताया कि मौजूदा हाल के क्राइसिस की वजह को हाईलाइट करने वाला अडानी है। अडानी बहुत पहले से कोल इंडिया को बीच से हटाना चाहते हैं, ताकि कोयला पर सिर्फ उनका राज हो। इसका एग्जाम्पल आप पहले भी देख चुके हैं। जब किसान आंदोलन का बिल पास भी नहीं हुआ था, उससे पहले ही अडानी ने वेयरहाउस बनवा लिए थे। और अभी कोल का बिल पास नहीं हुआ है, पर अडानी के पास दुनिया की सबसे बड़ी कोल टर्मिनल पहले से मौजूद है। अब आगे देखना है कि ये कोयला अडानी और उससे जुड़े लोगों को कामयाब करता है, या इसका फैसला हमारे फेवर में आता है। वैसे भी अडानी के थ्रू इंडियन रेलवे खरीदने की बात ही सुर्खियों में है। अब क्या सच है और क्या अफवाह, ये आने वाले वक्त में ज़रूर पता चल जाएगा। तो आखिर सोल्यूशन क्या है इस क्राइसिस से बचने का? सबसे पहले ये जान लीजिए कि कोल एक इंस्टेंट फ्यूल नहीं है। कहने का मतलब है कि इसे माइन करो, इसे ट्रांसपोर्ट करो, इंपोर्ट करो, प्लांट तक पहुँचाओ, फिर स्लो कंबंशन के थ्रू ये बर्न होगा, जिससे प्लांट्स रन करेंगे। वाई सो स्लो? ये बहुत टाइम टेकिंग और लॉन्ग प्रोसेस का काम है। कोल इज़ नॉट क्लीन, ये डर्टी फ्यूल है। इसके जलने पर सल्फर ऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड जैसे हार्मफुल केमिकल रिलीज होते हैं, जो सेहत के लिए बहुत डेंजरस हैं। एक स्टडी के मुताबिक 3.5 लाख लोग हर साल इन केमिकल की वजह से मारे जाते हैं। इसका सलूशन क्या है? कोल की इंपॉर्टेंस को हमें कम कर देना चाहिए, क्योंकि भारत की बात करें तो हमारे पास और भी नेचुरल रिसोर्सेज हैं जो आसानी से अवेलेबल हैं, और जिसका आफ्टर इफेक्ट भी बहुत कम है। आखिर हम ऐसी चीज़ इतने बड़े तादाद में क्यों यूज़ करें जिससे हेल्थ एंड एनवायरनमेंट दोनों ख़राब हो रहे हैं? वाई नॉट सोलर एनर्जी? सोलर एनर्जी इज़ सुपर क्लीन। भारत जैसे पॉपुलेटेड कंट्री में सोलर एनर्जी के छोटे छोटे प्लांट्स लगाना आसान भी है, और ये एनर्जी कोल एनर्जी से कहीं ज़्यादा सस्ती भी है, और इसका आफ्टर इफेक्ट ना के बराबर है। आज हमारे टेरेस खाली पड़े हैं, ज़रा सी हिम्मत और मेहनत से हम अपने छतों पर सोलर पैनल लगवा सकते हैं, जो कि हमारे कोल एनर्जी कंजप्शन को आधा कर सकती है। एक 100 लीटर वाला सोलर वाटर हीटर 3000 से 4000 बिजली की यूनिट सेव करता है हर साल। सोच के देखो कि सोलर वाटर हीटर बनाने का कॉस्ट 2 साल में निकल आएगा, और उसके बाद ये सारा गर्म पानी बिल्कुल मुफ्त में होगा। मीथेन डाइजेस्टर का यूज़ भी बहुत कंट्रीज़ ने करना शुरू कर दिया है। मीथेन डायरेक्टली इन्वायरमेंट में मिले तो हार्मफुल है, लेकिन अगर इसे बर्न किया जाए तो इसके बर्न होने के बाद का धुआं या केमिकल हार्मफुल नहीं है। जर्मनी ने बड़े बड़े मीथेन डाइजेस्टर्स प्लांट बनवाए हैं, जिससे सुपर क्लीन एनर्जी भी मिले और एनवायरनमेंट भी क्लीन रहे। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, वॉलंटरली लोड शेडिंग। हम लोग खुद से एनर्जी कंजप्शन को कम कर सकते हैं, और इसके 2 फ़ायदे हैं। एक तो बिजली के पैसे कम हो जाएंगे, और हमारी सेहत भी सही रहेगी। कैसे? हम खुद अपने घर की बिजली बंद करके हर शाम 1 घंटे अपने घर के बाहर वॉक पर जा सकते हैं। सोशली घर के बाहर खुद को इन्वॉल्व कर सकते हैं। ऐसी कोई कम्युनिटी या मोहल्ला नहीं है जहां आसपास पार्क नहीं होते।
एटलीस्ट कुछ तो ऐसा ज़रूर होता है जहां आप अपने घर के बाहर कुछ देर के लिए जा सकते हो। यही लोड शेडिंग अगर पावर प्लांट वाले करेंगे तो अपने हिसाब से करेंगे और उनके हिसाब से किया गया लोड शेड आपके काम पर असर कर सकता है। शायद ऑनलाइन क्लासेस छूट जाए या शायद ऑनलाइन मीटिंग या कोई सीरियल, लेकिन अगर ये लोड शेडिंग हम अपने हिसाब से करेंगे तो वो हमारा लीजर टाइम कहलाएगा। आई होप कि इलेक्ट्रिसिटी एंड कोल से जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट बातों को आपने ज़रूर समझा होगा। मेरा काम है आप लोगों के सामने सच्चाई दिखाना, उस पर अमल करना आपकी जिम्मेदारी। गुड बाय।